जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। एक व्यक्ति थोड़ा बीमार था, कुछ कड़वी दवाइयां ली तो फायदे की जगह रिएक्शन हो गया पहले। अगले साल डॉक्टर ने दूसरी दवा लेने का प्रिस्क्रिप्शन दिया। दवा थी तो अच्छी, लेकिन शरीर उसको तेजी से स्वीकार नहीं कर पाया, झेल नहीं पाया। थोड़ा वक्त लगा, वो व्यक्ति कुछ ठीक होने लगा। जब ये समझ में आने लगा कि अब तबीयत ठीक हो सकती है तो वह व्यक्ति घर से निकलने लगा, मगर जैसे ही घर से निकला बर्फ गिरने लग गई, ओले पड़ने लग गए। कुछ सुनी सुनी कहानी लगती है क्या आपको ये? नहीं? अच्छा, कहानी में व्यक्ति को देश कर दीजिए आप। भारत की अर्थव्यवस्था 2016 के आसपास धीमी पड़ने लगी थी, ये तथ्य है। सरकार ने उसी वक्त नोटबंदी का ऐलान किया। जानकारों ने उस वक्त कहा कि इस फैसले का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है, पड़ा भी। सरकार ने कालेधन के खात्मे समेत तमाम तर्क दिए, कड़वी दवाई कहा, लेकिन असर प्रतिकूल ही रहे। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, जीडीपी धड़ाम हो गई। अगले ही साल सरकार ने एक और बदलावकारी फैसला लिया। 2017 में जीएसटी लागू की गई। अचानक आई जीएसटी को समझने और बरतने में व्यापारियों को कुछ वक्त लगा। नतीजा ये हुआ कि अर्थव्यवस्था कुछ और डामाडोल हो गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 4% के आसपास थी। चुनाव राष्ट्रवाद की लहर पर हुआ, लेकिन और नतीजे बीजेपी के पक्ष में 2014 से भी बड़े रहे। जीएसटी में सुधार हुए तो थोड़ी थोड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार नजर आने लगा। मालूम पड़ा कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है। तभी 2020 की शुरुआत में पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी छा गई। 2020-21 के साल ने दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं रह पाया। कोरोना का दौर गया तो सरकार की तरफ से दावा किया गया कि अब वी शेप में रिकवरी होगी। ऐसे धड़ाम हुए थे तो उसी स्पीड में रॉकेट बन के ऊपर जाएंगे। विश्व की तमाम संस्थाओं ने भी ऐसा ही अनुमान लगाया था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीजें हाथ से फिर फिसलने लगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को उस व्यक्ति की तरह समझिए और कोविड के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को आप बर्फ और ओले की तरह समझ लीजिए। आपको कहानी का मर्म समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अब आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वैश्विक मंदी की आशंका जता दी है। आईएमएफ ने कहा है कि अगले सप्ताह वो साल 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाकर 2.9% करने जा रहा है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा, अंग्रेजी में उनका बयान था, हम आपको हिंदी में अनुवाद बता रहे हैं। वो कहती हैं, दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ रहा है और इसी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं पहले के मुकाबले कम तेज रफ्तार से तरक्की करेंगी। दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, फिर चाहे यूरोप में हो या चीन या अमेरिका, सभी देशों की ग्रोथ धीमी पड़ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि लोगों की रियल टाइम इनकम घट रही है और रोजमर्रा के सामानों की कीमत तेजी से आसमान छू रही है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि अब से लेकर 2026 तक वैश्विक उत्पादन में करीब 4 लाख करोड़ डॉलर की कमी आ सकती है। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि यह आंकड़ा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी की कुल जीडीपी के बराबर ही है। अब हो सकता है कि आप कहें कि दुनिया में अगर कुछ होता रहे तो उससे हमारा क्या लेना देना। तो जरा रुककर अपने देश के नेताओं के बयानों को स्मरण में लाइए। जब भी सत्ताधारी नेताओं ने खराब अर्थव्यवस्था, महंगाई या रुपए के गिरने पर उत्तर दिया है तो वो यही कहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ऐसा हो गया। दो देश आपस में लड़े तो असर हमारे देश पर हुआ। दुनिया में मंदी आई तो हमारे देश कैसे अछूता रह पाएगा? कुछ ना कुछ असर होगा ही। सुनिए इस पर जानकार क्या कह रहे हैं। ये बात तो साफ है पिछले कई महीनों से कि मंदी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका तो टेक्निकल रिसेशन में आ ही गया क्योंकि उसके 2 क्वार्टर में नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ थी। यूके भी कह रहा है कि वहां पे नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ हो गया है, तो इसलिए बड़ा तबका तो नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ में है ही, तो रिसेशन तो आएगा। लेकिन आईएमएफ हरदम जिसको कहते हैं बिहाइंड द कर्व होता है, यानी कि 2007-8 के क्राइसिस में भी जब रिसेशन आ गया था तब भी आईएमएफ कह रहा था कि 1.7% की ग्रोथ होगी। तो वो तो जब जब लेहमा ब्रदर्स हुआ तो तब उन्होंने कहना शुरू हुआ कि अब रिसेशन आ गया है। तो होता क्या है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज अगर कह दें कि रिसेशन आ गया है तो स्टॉक मार्केट वगैरह गिर जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट में उथल पुथल होगी, इसलिए वो धीरे धीरे कहते हैं, वो एकदम से नहीं कहते। पर मेरा मानना है कि रिसेशन तो आ ही गया है, जिस प्रकार से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे असर पड़ा है। और मैंने तो ये लिखा था फरवरी 25 को जब ये यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था कि अब 2 कोल्ड वॉर के ब्लॉक्स हो जाएंगे, और आईएमएफ भी अब ये कह रहा है कि 2 कोल्ड वॉर के ब्लॉक्स हो जाएंगे। और मैंने तब भी कहा था कि इससे दुनिया में ट्रेड में, फाइनेंस में
और बाकी चीजों में बहुत उथल पुथल होगी, जिससे कि रिसेशन आ जाएगा। दुनिया में जो सारे सेंट्रल बैंक हैं, जैसे यूएस का फेडरल बैंक है, यूके का है, ईसीबी यूरोपियन बैंक है, वो क्या कर रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जिससे कि जब डिमांड कम हो। अब उससे डिमांड तो कम होगी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई यूक्रेन में युद्ध नहीं रुक जाएगा, चीन का जीरो कोविड पॉलिसी नहीं खत्म होगा, तो सप्लाई बॉटलनेक रहेंगे, तो इन्फ्लेशन भी रहेगा और डिमांड भी गिरने से रिसेशन भी आ जाएगा। तो ये स्थिति ऐसी है जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में परेशानी क्रिएट करने वाली है। कोविड-19 महामारी का जो पेंडेमिक आया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डीरेल कर दिया इसने, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। अब पूरा पूरा विश्व इसका प्रयास कर रहा है। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की बात करें, तो भारत सरकार ने भी ये दावा किया कि भाई हम एक नया एजाइल अप्रोच लेके आए हैं। हमने सप्लाई साइड रिफॉर्म किया है, डिमांड साइड रिफॉर्म किया है। यानी लोगों का क्या है कि एक तो तरलता बढ़ाने के लिए, तो मांग को पुश करने के लिए हमने काम किया है, और फिर एमएसएमई के परिभाषा में बदलाव किया गया, जिससे बहुत सारी कंपनियां इसके दायरे में आ जाएं और उनको टैक्स में छूट या सरकारी मदद मिल सके। तो सरकार ने तो ये दावा किया है, लेकिन आईएमएफ का जो दावा है, इस बार जो अभी रिपोर्ट आई है, उसमें जो बातें कही जा रही हैं, निश्चित ही एक थोड़ा सा ये चिंताजनक है। और आईएमएफ का ये कहना कि पूरा विश्व दूसरी मंदी के मुहाने पे खड़ा है, तो ये अपने आप में सच्चाई है। अगर मैं कुछ आंकड़े बताऊं, भारत के लिहाज से ही बताऊं, तो मैं बताऊंगा कि अभी मार्च में क्या है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 90 बिलियन डॉलर का था, जो स्लिप करके सितंबर में कहां तक 32 बिलियन डॉलर पे चला गया है। तो लगभग 2-3 महीनों में, 4 महीनों में ये बहुत बड़ा डिप है। दूसरी बड़ी चीज क्या है, रिसेशन को अगर हम आसान भाषा में समझाएं, तो मंदी क्या है कि बाजार में मांग कम हो जाता है, जिससे उत्पादन पे नकारात्मक असर पड़ता है। अब जब उत्पादन पे नकारात्मक असर पड़ेगा, तो जो बिजनेसमैन है या जो भी अपनी एम्प्लॉय को रखा है, वो तो प्रॉफिट को समझता है। अब उसके प्रॉफिट पे जब नकारात्मक असर पड़ेगा, तो बड़ा ऑब्वियस है वो लोगों को हायर करना कम कर देगा, और जो लोग होंगे जो जरूर नहीं होंगे उन्हें छटनी शुरू कर देगा। अब स्थिति जो भारत के संदर्भ में सबसे खतरनाक क्या रही, कि भारत तो मंदी के दौर से उबरने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मंदी के दौर में होता यह है कि लोगों का रोजगार कम हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक जो बात होगी कि इसमें महंगाई कम नहीं हुई, रोजगार भी, बेरोजगारी भी चरम पे, और महंगाई भी लगातार बढ़ती जाती है। अर्थशास्त्र में इससे एक स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है, यानी बेरोजगारी भी हो और उसके बाद से महंगाई भी हो। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसा हमारे विशेषज्ञ बता ही रहे थे आपको। मंदी की आहट से भारत के लिए परेशान होने की 3 वजह हैं। पहला, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने वाली, 6.5। इससे पहले जून में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% जताया था। यानी वर्ल्ड बैंक ने भारत के भी आर्थिक विकास दर के अनुमान को 1% तक घटा दिया है। 1% बहुत होता है। दूसरा बिंदु, भारत के रुपए का लगातार टूटना है। अब डॉलर के मुकाबले जब भी रुपए का जिक्र आता है तो बात ऑल टाइम लो या फिर रिकॉर्ड निचले स्तर की ही होती है। आज भी रुपया गिरकर $1 के मुकाबले 82 की संख्या को पार कर गया है। $1 खरीदने के लिए 82 रुपए देने पड़ेंगे। तीसरा बिंदु, रुपया कमजोर होगा तो बाजार में महंगाई आएगी, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ईंधन से लेकर ज्यादातर सामान बाहर के देशों से खरीदता है। हम नेट इंपोर्टर्स हैं, नेट एक्सपोर्टर्स नहीं हैं। डॉलर महंगा होगा तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई अकेले नहीं बढ़ती, साथ साथ गरीबी को भी बढ़ाती है। विश्व बैंक ने इससे संबंधित आंकड़े भी एक दिन पहले ही जारी किए हैं। बताया है कि 2020 के साल में दुनिया भर के 7 करोड़ लोग गरीब हो गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि दुनिया में बढ़ी हुई गरीबों की 7 करोड़ की संख्या में अकेले भारत से 5.6 करोड़ हैं। विश्व बैंक ने यह भी साफ किया कि साल 2011 के बाद भारत सरकार ने गरीबी से जुड़े आंकड़े देना ही बंद कर दिया। उन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किए गए हैं। इन खाकों में बांधकर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो जानकारों का मानना है कि अगले 3-4 महीने काफी महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद की जा रही है कि त्योहारों के सीजन में बाजार में थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि पहली बात, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, और दूसरा, चीजें बहुत महंगी हैं जो भी हम खरीदना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल, सोना, गहना,
कुछ लोग कह सकते हैं कि ऑनलाइन साइट्स पर तो खूब खरीदारी हो रही है, तो जानकारी के लिए आपको बता दें, भारतीय रिटेल बाजार का सिर्फ 5% हिस्सा ऑनलाइन है। आज भी 95% व्यापार, 95% रिटेल आम बाजारों पर निर्भर करता है, जिसमें आप बाहर जाते हैं बाजार में झोला लेके इत्यादि और वहां से खरीदारी करके लाते हैं। ये ऑनलाइन बूम सिर्फ 5% का है। देश में सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? लो इनकम वर्ग, जिनकी संख्या ही ज्यादा है, जो 15 से 35 हजार रुपए महीने कमाते हैं। त्योहारों के सीजन में 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी अपेक्षित होती है: इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और गोल्ड। ऐसा नहीं है कि बाजार से गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही, बड़ी गाड़ियां अब भी खरीदी जा रही हैं, लेकिन लो इनकम वाली वो मास डिमांड अब नजर नहीं आती, जो छोटी कारें, सस्ती बाइक्स खरीदते हैं बड़ी संख्या में। ऑटोमोबाइल सेक्टर कोरोना काल से ही जूझ रहा है, इनफैक्ट उससे पहले से ही, जो अब तक जारी है। सितंबर महीने में कई जगह पर सेल लगी, 2020 और 21 के मुकाबले ज्यादा गाड़ियां बिकी, मगर 2019 यानी कोविड काल से पहले जैसी बेहतर स्थिति 3 साल बाद भी नहीं आ पाई है। 2019 से तुलना करें तो सितंबर में लगी सेल के बावजूद 4% कम गाड़ियां बिकी हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक टू व्हीलर की बिक्री में 14%, थ्री व्हीलर की बिक्री में 39% और लोडिंग व्हीकल की बिक्री में 17% की कमी ही दर्ज की गई है। जबकि समय में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर मंदी की स्थिति में चीजें सस्ती हो जाती है, मगर इस बार वस्तुएं सस्ती भी नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में होगा क्या? लोगों को क्या करना चाहिए? सुनिए विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं। सरकारी आंकड़े जैसे भी हमने तो ये चीज कर दिया कि भाई चलो वी शेप रिकवरी हम कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये वी शेप रिकवरी नहीं, के शेप रिकवरी है। अगर के लेटर देख रहे हैं आप, तो एक सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, वो है सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में, उसको खासकर आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो एफडीआई है यानी बाहर से पैसा है, वो ऑल टाइम हाई है। लेकिन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है यानी असंगठित क्षेत्र है, जो रोजमर्रा का काम करते थे, वो आज भी इन चीजों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अपने आप में क्या है कि अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा क्षेत्र लगातार नीचे जा रहा है और जद्दोजहद कर रहा है। भारत के अगर संदर्भ की बात करूं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या इस चीज को सोचना चाहिए या क्या होना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग अपने पास पैसे कुछ रखे हों तो उनको बचा के रखें, अनावश्यक खर्चे से इस समय बचें, ठीक है। और उन सिचुएशन के साथ साथ, क्योंकि 2023 जो है ये और क्रिटिकल होने जा रहा है, तो आम आदमी से मतलब मेरी तो यही सलाह होगी कि अगर आपके पास कुछ पैसे सेविंग में बचे हुए हैं तो अभी अनावश्यक खर्चों से बचें। जैसे मान लीजिए आप प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे हैं, बड़ा पैसा मतलब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे फिलहाल अभी बचे, क्योंकि मार्केट का मूव और इन सारी चीजों का मूव देखने के बाद से ही ये तय हो पाएगा कि आगे। जानकार बताते हैं कि मंदी आने पर सबसे पहले नौकरियां जाने का खतरा होगा, कंपनियों में छटनी शुरू हो सकती है। दावा था कि वी शेप यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों तरह से ग्रोथ होगी, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। जानकार कहते हैं कि अभी जो ग्रोथ है वो के शेप की है, जैसा कि अभी बताया जा रहा था आपको। मतलब फॉर्मल यानी असंगठित क्षेत्र तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र लगातार नीचे जा रहा है। ज्यादातर लोग वैसे इसी क्षेत्र में काम करते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी मौद्रिक नीति की समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट को, क्या जो अनुमान उन्होंने लगाया था रिजर्व बैंक ने, उसे 7.2% से घटाकर 7% कर दिया। यानी सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को ही नहीं लगता कि हमारी ग्रोथ स्लो होने वाली है, भारतीय रिजर्व बैंक को भी यही लगता है कि ग्रोथ स्लो डाउन कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने हाल ही में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी, जबकि इसी साल जनवरी के आखिर में संसद में पेश आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जताया गया था, यानी कि 1 से 1.5% घट रहा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि लगातार अनुमान घटाए ही जा रहे हैं। आरबीआई लगातार रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिशें अब तक उतनी कारगर हो नहीं पाई हैं जितनी हो जानी थी। इस पर जानकार क्या सोचते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। भारत के साथ सबसे खतरनाक स्थिति क्या हो गया, कोविड के दौर से उबरने के लिए आरबीआई ने लगातार 7 बार रेपो रेट को कम किया, ताकि ब्याज दरें कम हुई, रेपो रेट कम होने से बाजार में पैसा पंप हो, तरलता बढ़े। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा ये था कि रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, जिसके कारण भारत सरकार महंगाई को कम करने के लिए जो मौद्रिक नीति से संबंधित उपाय कर भी रही थी, उसको बहुत बड़ा झटका लगा।
और सरकार को अब लगातार आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट को बढ़ाया है। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि तरलता कम होगी, तरलता कम होगी तो इसका सीधा असर पड़ जाएगा क्या, उद्योगपतियों पे, और जब उद्योगपतियों पे सीधा इसका असर पड़ेगा यानी उनके निवेश पे असर पड़ेगा, नए उद्योग लगेंगे नहीं, नए लोगों की हायरिंग होगी नहीं, और जो लोग पुराने लोग हैं उनको इससे पीछे जाना पड़ेगा, यानी अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जिसकी जॉब अभी है तो अभी बहुत स्विच ना करें, और अगर आपके पास सेविंग है तो उसे अनावश्यक खर्च भी ना करें। अभी क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा इसके लिए अगला सरकार का मूव क्या हो। लोगों के साथ असल दिक्कत ये भी हो रही है कि अगर इनकम बढ़े तो वो महंगाई को झेल भी लें, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से ग्रो करती है तो उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है, ज़्यादा रोजगार पैदा होते हैं, लेकिन अगर जीडीपी घटती है तो उद्योगों का पहिया थमने लगता है, लोग डर के चलते कम खर्च करने लगते हैं, बेरोजगारी का खतरा भी बढ़ता है। भारत के लिए सबसे चिंता की बात यही है। दूसरी टेंशन रुपए की कमजोरी भी बढ़ा रहा है। कमजोर रुपया आपको हर तरफ से मारता है। इस बात का खूब प्रचार चल रहा है इन दिनों कि अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो भारत को फायदा होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। गलत कॉन्टेक्स्ट में वो बात आपको बताई जा रही, चाहे तकनीकी रूप से सही लगे। लोगों को भले ही लगता हो कि रुपया कमज़ोर होने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सच्चाई ये है कि इसका असर देश के हर इंसान की जेब पर पड़ता है। कोयला, तेल, गैस, एनर्जी सब कुछ हम इंपोर्ट करते हैं जो डॉलर में ख़रीदना होता है, और डॉलर के मुकाबले ज़्यादा रुपया हमको देना पड़ रहा है। चीज़ें महंगी हो जाएंगी जिसका असर आप पर हो जाएगा। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, भारत में डॉलर की आमद भी कम हो रही है क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। मतलब ये कि जो सामान भारत दूसरे देशों को बेच रहा था उसका कम हो रहा है। फॉरेन रिजर्व मार्च महीने में भारत के पास 15 महीने का फॉरेक्स रिजर्व था, अब सिर्फ 9 महीने का ही बचा है। इन सब के पीछे एक बड़ी वजह रुपए का कमज़ोर होना है, जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं। स्थिति चिंताजनक क्यों है, इसे भी आपको ध्येय आईएएस की फैकल्टी कन्हैया पांडे से सुनना चाहिए। कि अभी कुछ इस लिहाज पे एक अच्छी खबर ये है कि रसिया जैसी अर्थव्यवस्था भारत के साथ रुपए और रूबल में ट्रांजैक्शन की बात की गई, तो एक एंड पे तो रुपए के लिए अच्छी बात हो रही है कि भाई ठीक है, हमें रुपया हमारा थोड़ा मजबूत हो रहा है या इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज अब किया जा रहा है। लेकिन अभी भी दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डॉलर में ही करती हैं। अब किसी देश के अंदर अगर उसकी करेंसी डॉलर की तुलना में मजबूत तभी होगी जब हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व अच्छा होगा। अभी मैंने आपसे कहा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो डाउन जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी का रिजर्व आना कम हो गया है। अब ऐसे में क्या है, हमें आयात करने के लिए डॉलर खरीदना पड़ता है। अब जब हम डॉलर खरीदने जाते हैं, यानी डॉलर को हम कहते हैं हार्ड करेंसी, यानी इसको हिंदी में दुर्लभ मुद्रा भी कहा जाता है। अब हार्ड करेंसी को खरीदने के लिए हमें अपना रुपया पे करना पड़ता है। अब उसकी डिमांड हाई है मार्केट में, यानी डॉलर को एक प्रोडक्ट की तरह हम खरीदने जा रहे हैं, और जब हम और हमें अधिक पैसा पे करना पड़ रहा है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा रुपया धीरे धीरे डॉलर के मुकाबले क्या हो रहा है, स्लिप कर जा रहा है। तो इस लिहाज से बचने के लिए भारत सरकार को, मैं आपको बताऊं, एक ताजा उदाहरण बताता हूं आपको। भारत सरकार जो सूती कपड़े का एक्सपोर्ट करता था, अब यूरोपीय कंट्रीज ने वो बहुत सारा ऑर्डर कंसाइनमेंट दे दिया बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश भी इसी सिचुएशन दौर से गुजर रहा है, आर्थिक क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। तो बांग्लादेश ने सस्ते दाम पे देना शुरू कर दिया, तो हमारे जो ऑर्डर हैं वो स्लिप कर रहे हैं, यानी फॉरेन करेंसी आने का। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज क्या है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन करेंसी आ रही है वो मैक्सिमम हॉट मनी के रूप में आ रही है। हॉट मनी मतलब होता है विदेशियों द्वारा भारत के शेयर बाजार में निवेश करना, लेकिन जो विदेशियों द्वारा शेयर बाजार में निवेश होता है वो अस्थायी होता है, जैसे ही लाभ लाभ देखता है वो स्लिप कर जाता है। तो क्या है कि वो जो हमारे पास एफआईआई के रूप में पैसा आ रहा है, यानी हॉट मनी के रूप में पैसा आ रहा है, वो अस्थायी नहीं है। फॉरेन करेंसी रिजर्व के रूप में हमारा जो एक्सपर्ट है वो पूरी तरीके हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है, जिससे कारण क्या होता है, हमारे अंदर डॉलर की कमी हो रही है। अब क्या है, ये सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर हम उत्पादन अपना नहीं बढ़ाएंगे, यानी अगर रिसेशन का दौर और खिंच गया, तो मैं आपसे बता दूं रुपया और नीचे जाएगा, रुपया लगातार कमजोर होता जाएगा। और इससे क्या हो जाता है, रुपया कमजोर हो जाने से हमारा आयात महंगा हो जाता है, और निर्यात जबकि सस्ता हो जाता है, लेकिन निर्यात करने के लिए एज सच हमारे पास है नहीं, और जो चीजें हैं वो ऑर्डर स्लिप करके किसी दूसरी कंट्रीज में चले जा रहे हैं। तो निश्चित ही मंदी हमारे दरवाजे पे खड़ी है, मैं यूं कहूं हमारे वो किचन तक चली आई है। ये थी हमारे दिन की बड़ी खबर। आप गौर कीजिए कुछ सुर्खियों पर।
पहली सुर्खी की शुरुआत हम राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया के एक ट्वीट से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, कल तक जो था विरोधी आज बना मनमीत, धन की जागी उम्मीद तो बदली अपनी रीत। पैसों के लिए अपनी रीत यानी परंपरा तोड़ने वाली बात पूनिया ने क्यों और किसके लिए लिखी है, ये बात आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। इसमें कांग्रेस के सबसे पुराने और विश्वस्त सिपाहियों में से एक अशोक गहलोत गौतम अडानी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। जी, ये वही गौतम अडानी हैं जिन पर हमला किए बगैर राहुल गांधी का शायद ही कोई संबोधन पूरा होता हो। दरअसल आज से जयपुर में 2 दिन तक चलने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की शुरुआत हुई है। राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से आयोजित इस समिट में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी समेत देश के कई उद्योगपति शिरकत करने पहुंचे। इनवाइट किए गए थे, वो आए भी। इस दौरान अशोक गहलोत ने गौतम अडानी को किस बात के लिए बधाई दी, सुनिए। पर ये बात तो मैं समझता हूं कि ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई, कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है आप। अडानी के बारे में बोलते हुए गहलोत ने गुजरात के व्यापारी वर्ग को भी खूब सराहा, लेकिन इससे पहले अडानी ने गहलोत की तारीफ में जो कहा उससे भी सुन लेना चाहिए। I'm also privileged to have a ringside view of your leadership in Rajasthan's social upliftment as well as in the state's economic growth. The social welfare schemes you have implemented, like the Jagriti Back to Work scheme, the Shakti Udan Yojana, and the Mukhyamantri Anupriti coaching scheme are trendsetter and driving employment, enabling greater and inexpensive access to education and healthcare, thereby making social security very stronger. गहलोत की तारीफ के अलावा गौतम अडानी ने राजस्थान के लिए बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 से 7 सालों में उनका समूह राजस्थान में करीब 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो तकनीकी रूप से ये एक मुख्यमंत्री और एक उद्योगपति की मुलाकात थी, लेकिन राजनीति की दुनिया के लिए गौतम अडानी सिर्फ एक उद्योगपति तो नहीं है। इसलिए उनके गहलोत के साथ मंच पर दिखने के बाद से सियासत शुरू हुई। वजह मैं आपको शुरू में बता चुके हैं, नहीं समझ में आई हो तो राहुल गांधी के बयान आप सुन लीजिए, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड का नाम अडानी, अडानी ब्रांड है वो, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। 2 नाम दे सकता हूं, अंबानी, अडानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अडानी, मोदी, अंबानी। और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो और हमारे लिए रास्ता खोलो। गहलोत ने भले उद्योग और रोजगार के अवसर देखते हुए अडानी समेत कई और उद्योगपतियों को न्योता दिया हो, लेकिन बीजेपी को इस कदम को गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह नजर आया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कार्यक्रम की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह और असंतोष का एक और संकेत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौतम अडानी को निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। उन्हें सीएम के ठीक बगल में सीट दी गई है। ये राहुल गांधी के लिए खुला संदेश है, जो अडानी अंबानी को फटकारने से पीछे नहीं हटते। अमित मालवीय का इशारा कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस के लिए राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान की ओर था। जयपुर प्रसंग के बाद कांग्रेस आलाकमान की ओर से गहलोत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अध्यक्ष की बात हो रही कांग्रेस की, सीएम की नहीं।
वैसे अडानी को लेकर कांग्रेस के विरोधाभासी रवैये की चर्चा पिछले साल दिसंबर में भी हुई थी, जब गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में 1,500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए अडानी ग्रुप को जमीन देने पर फैसला ले लिया गया, तो उस पर मोहर लगा दी गई थी। कुछ इसी तरह की बातें पिछले महीने ममता बनर्जी के बारे में भी हुई, जब बंगाल सरकार ने ताजपुर पोर्ट को विकसित करने के लिए अडानी ग्रुप को 25,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया। अब सवाल ये है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उद्योग जैसे विषय में अपने विवेक से फैसला लेते हुए अगर पार्टी लाइन से हटता है तो इसे किस तरह देखा जाएगा। अगली सुर्खी का संबंध देश के अगले सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है। केंद्र सरकार ने अगले सीजीआई की नियुक्ति के लिए वर्तमान चीफ जस्टिस यूयू ललित को पत्र लिखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित का 74 दिन का कार्यकाल पूरा होने वाला है 8 नवंबर को। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद सबसे सीनियर न्यायाधीश होंगे सीजीआई के बाद, और इस पद के प्रमुख दावेदार भी हैं। मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रायः सबसे सीनियर जस्टिस को ही नामित करते हैं। इस परंपरा के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस हो सकते हैं। अगर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अगले सीजीआई बनते हैं तो उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। वो 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे, अगर में चल रही सारी बात। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की आयु में और हाई कोर्ट के जज 62 साल की आयु में रिटायर होते हैं। अगली सुर्खी नोबेल पुरस्कारों से जुड़ी है। इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान फाइनली हो गया है। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को शांति का नोबेल दिया गया है। एलेस बियालियात्स्की 60 साल के हैं। वियना मानवाधिकार संस्था के संस्थापक हैं ये। वियना की स्थापना हुई थी 1996 में। बेलारूसी अधिकारियों पर राजनीतिक कैदियों के साथ उत्पीड़न करने के आरोप लगते रहे हैं। वियना इसी उत्पीड़न के खिलाफ काम करती है। नोबेल के अलावा भी एलेस को कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार पहले मिल चुके हैं। एलेस फिलहाल जेल में बंद हैं। साल 2020 में उन्हें जेल हो गई थी। दरअसल एलेस ने दावा किया था कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने चुनाव में धांधली की है और इसके खिलाफ उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किए थे। इससे पहले साल 2011 में टैक्स की चोरी के लिए एलेस को दोषी ठहरा दिया गया था, जिसके लिए साल 2014 तक वो जेल में ही थे। एलेस के साथ रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेनी संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना के धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह पर दावा किया हुआ है। इसके लिए शिंदे गुट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। शिंदे ने आवेदन में धनुष और बाण के आवंटन की मांग की है। वहीं इस मामले में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को अपना पक्ष रखने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है, यानी कि 8 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे तक का। साथ ही कहा है कि अगर कल दोपहर तक आपका कोई जवाब नहीं आता है तो आयोग इस मामले में उचित कार्रवाई कर लेगा। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को 7 अक्टूबर तक दस्तावेज जमा करने को कहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अपने दस्तावेज पेश अब तक नहीं किए गए हैं, ऐसी सूचना है। इसी की ओर से उद्धव ठाकरे को लेटर जारी किया गया। इसमें कहा गया कि एकनाथ शिंदे ने मांग की है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को आवंटित किया जाए। शिवसेना दो फाड़ होने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। 5 अक्टूबर को हुई दशहरा रैली में दोनों नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर जवाबी तीर छोड़े थे। इस दौरान उद्धव ने शिंदे को कटप्पा तक बता दिया था। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार कर उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया था। यह था आज का दी ललन टॉप शो। अब अगले हफ्ते यानी कि नए हफ्ते में आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा ललन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें ललन टॉप ऐप।